चलिए नमस्कार। तो फाइनेंशियल मार्केट वित्तीय बाज़ार जो हम लोग कवर कर रहे हैं और इसमें मैं आपको अब तक बता चुका हूँ कि वित्तीय बाज़ार क्या होता है, क्लासिफिकेशन इसका हर चीज़ ये दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका मुद्रा बाज़ार और एक होता है आपका पूंजी बाज़ार, यानी कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अब पूंजी बाज़ार के दो हिस्से होते हैं, यानी कि दो भागों में इसको बांटते हैं। पहला प्राथमिक बाज़ार और दूसरा होता है द्वितीयक बाज़ार, यानी कि प्राइमरी मार्केट और ये सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को मैंने आपको कहा था जब ये फाइनेंशियल मार्केट का क्लासिफिकेशन बता रहा था, तो उसमें आपको बताया था कि सेकेंडरी मार्केट को ही एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक एक्सचेंज। जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी अपना शेयर इशू करेगी तो इसको बोलते हैं हम लोग आईपीओ। ठीक है, एक बारी जब आईपीओ जारी हो गया फिर वो लोगों के हाथ में आ जाता है। लोग इसको, यानी कि जब आईपीओ जारी होगा तो वो प्राइमरी मार्केट में होगा। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम इशू होता है चीज़ तो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, जैसे ही वो फर्स्ट टाइम इशू हो जाएगी उसके बाद जब लोगों के हाथ में आ जाता है तो लोग ही एक दूसरे के साथ, मतलब कि एक दूसरे से अदला बदली करना शुरू कर देते हैं। किसी के पास है, ए के पास है, बी खरीदना चाहता है तो बी खरीद लेगा इसे, ए ने इसको दे दिया। यानी कि लोगों के पास है, वो एक दूसरे से बेचेंगे। तो ये सारी जो प्रोसेस होगी वो कहाँ होगा? सेकेंडरी मार्केट में होता है और इस सेकेंडरी मार्केट का नाम दिया जाता है स्टॉक एक्सचेंज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ही बात करेंगे कि ये क्या होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के, जैसे आपका बीएसई हो गया, एनएसई हो गया। फिर आप सूचकांक के बारे में सुनते होगे, सेक्शंस के बारे में सुनते होगे, निफ्टी के बारे में सुनते होगे। उसके बाद ये जो आपका सेक्शंस है, निफ्टी है, जो सूचकांक है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, इन सब सारी चीज़ों के बाद आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। चलो अब समझते हैं शेयर मार्केट को थोड़ा और अच्छे से। ठीक है, तो मैंने अभी पीछे आपको बताया कि क्या होता है, पूंजी बाजार है। पूंजी बाजार के दो हिस्से हैं, प्राथमिक बाजार यानी कि प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट, यानी कि ये आपका द्वितीयक बाजार। तो द्वितीयक बाजार का नाम हमने शेयर बाजार दिया। ये एक तरीके का क्या होता है, सेकेंड हैंड मार्केट होता है। सेकेंड हैंड क्यों बोल रहे हैं इसको? जैसे क्या है कि कंपनी है, कोई ए कंपनी है, रिलायंस मान लो, चलो आसानी के लिए रिलायंस है ये। रिलायंस ने अगर पहली बार अपने शेयर जारी किए, फर्स्ट टाइम, बिल्कुल एकदम पहली बार जब भी किया होगा आपका 1980-90 के आसपास, तो मतलब कोई भी कंपनी, रिलायंस तो मैं आपको बस एग्जांपल के ले रहा हूँ, कोई भी कंपनी जब पहली बार अपना शेयर जारी करेगी ना, उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, जैसे ही कंपनी आईपीओ जारी करती है इसका मतलब है कि अब वो कंपनी क्या है, वो लिस्ट हो गई है कहाँ पे? शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, चाहे बीएसई हो चाहे आपका एनएसई हो, जो भी हो। जैसे आपके पास अगर जीरोधा होगा तो उसका एक सेक्शन होगा बीड वगैरह का, आईपीओ का, वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हो कि किस कंपनी का आपका शेयर आने वाला है। आईपीओ का एक सेक्शन होता है पूरा। तो आईपीओ आने वाला है, मतलब है कि पहली बार बिल्कुल वो कंपनी जो है अपना शेयर जारी कर रही है। ठीक है, जैसे ही शेयर उसका जारी होगा, अगर आपको, आप बिड कर सकते हो उस पर, अगर आपको मिल जाएगा तो 2 दिनों के बाद आप देखोगे कि शेयर फिर लिस्ट हो जाएगा, फिर वो अपना उसका जो प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है वो सारा आपको दिखने लगेगा एनएसई में या फिर बीएसई में, जो भी है। ठीक है, तो जैसे ही कंपनियों की या कंपनियों का जो आईपीओ जारी होता है, तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद जितने भी शेयर जारी किए होंगे कंपनी ने, तो उसका यहाँ पे खरीद बिक्री होगा जो पहले जारी किया जा चुका होगा। जब फर्स्ट टाइम जारी किया होगा आईपीओ, तो वो कहाँ पे जारी किया गया होगा? प्राथमिक बाजार में, प्राइमरी मार्केट में, बताया मैंने आपको। और ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, ये तो वीडियो है तो मुझे थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्राथमिक बाजार में जैसे ही आईपीओ आपने जारी किया, उसके बाद इन आईपीओज की, यानी कि इन शेयर की खरीद बिक्री जहां पे होगी उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। जैसे कार वाला आपको एग्जांपल दिया था कि कार जब फर्स्ट टाइम खरीदते हो शोरूम से, तो वो शोरूम को आप प्राइमरी मार्केट मान लो। फिर शोरूम, ये कार आपके पास आ गई, वैसे बहुत सारे लोगों के पास कार है, तो लोग ही क्या करेंगे, खरीद बिक्री करेंगे। जैसे आपकी कार है, 2 साल के बाद आपका मन भर गया तो किसी को आप बेच दोगे। ठीक है, फिर किसी का और कार है, किसी, मतलब आपका मन हुआ कि कार खरीद लें तो सेकेंड हैंड कोई खरीदोगे कार, तो वो सब उसको प्राइमरी मार्केट से आप डिनोट कर सकते हैं, मतलब सेकेंडरी मार्केट से। जो यूज कार है, सेकेंड हैंड मार्केट जो होता है, यानी कि पहले से कोई चीज़ है उसकी खरीद बिक्री कर रही हो, करोगे आप, तो यानी कि वो सेकेंड हैंड सामान हो गया। तो जिस बाजार में करोगे खरीद बिक्री, वो सेकेंड हैंड बाजार हो गया। सिंपल है यार, बस कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इस चीज़ को। पहली बार जारी हुआ प्राइमरी मार्केट में, अब प्राइमरी मार्केट में जारी होने के बाद दूसरा जब खरीद बिक्री करोगे तो सेकेंडरी मार्केट में होगा। सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, बात खत्म। ठीक है, यहां पे बस क्या होगा कि ये निवेशक के बीच ही आपका खरीद बिक्री होगी। निवेशक का मतलब कौन है? जिसने शेयर खरीदा होगा, उसने अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है, उसको निवेशक बोल दो, इन्वेस्टर बोल दो आप। तो अब जैसे मेरे पास शेयर है, मैं हूं ए, अब कोई बी है, आप हो, मान लो आपको शेयर चाहिए मुझसे, मेरे पास है, तो आप मुझसे खरीद सकते हो। अगर मेरा मन हुआ तो मैं आपको बेच दूंगा, तो मैं भी निवेशक, आप भी निवेशक हो गए, आपने भी पैसा इन्वेस्ट कर दिया इसमें। ठीक है, यानी जिसको चाहिए
और जिस जो चाहता है बेचना, मतलब जो खरीदना चाहता है जो बेचना चाहता है, उन दोनों के बीच में यहाँ पे सेटलमेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कंपनी, रिलायंस कंपनी आपको सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में शेयर बेचने आएगी, नहीं। ऑलरेडी जो मार्केट में जैसे 1000 शेयर या फिर 10,000 शेयर मान लो रिलायंस ने जारी कर दिए, तो अब ये 10,000 शेयर मार्केट में है, इसकी खरीद बिक्री होती रहेगी स्टॉक एक्सचेंज पे। ठीक है, चलो बहुत एक्सप्लेन कर दिया मैंने इसके बारे में। अब क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज का अगर कोई प्रॉपर डिफिनेशन पूछे तो कहीं पे दिया गया, हाँ दिया गया 1956 का प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। इसमें कहा गया है कि स्टॉक एक्सचेंज का मतलब वो निकाय है, किसका निकाय? व्यक्तियों का निकाय, यानी कि एक तरह से आप व्यक्तियों का संगठन बोल सकते हो, व्यक्तियों का समूह बोल सकते हो, जो क्या करता है, चाहे वो निगमित हो या नहीं, निगमित का मतलब रजिस्टर्ड हो या नहीं, कंपनी के रूप में वो रजिस्टर्ड भी हो या फिर अगर रजिस्टर्ड भी नहीं भी हो, फिर भी अगर ये सारे काम कर रही है, कौन कौन से काम? अगर वो प्रतिभूतियों को, इसको क्या हो गया भाई, एक मिनट, हाँ कौन से काम? प्रतिभूतियों को खरीदना, यानी शेयर को, बॉन्ड को, ये सारी चीज़ों को खरीदना, बेचना, उसका व्यापार करने में, अगर कोई व्यापार कहीं पे हो रहा है उसमें उसको सहायता करना, उसका रेगुलेशन करना, खरीद बिक्री का रेगुलेशन करना, ठीक है, और उसको नियंत्रित करना। अगर ये सारी चीज़ किसी निकाय, लोगों के निकाय के द्वारा किया जाता है, भले ही वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, उसको क्या कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। ऐसा कौन कहता है? ये जो 1956 का अधिनियम है, जिसका नाम मैंने आपको ये जो लिखा हुआ है प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम, वो ऐसा कहता है। ठीक है, ये इसका डिफिनेशन हो गया, याद रखना है तो ठीक है, नहीं तो समझ में आ गया आपको। अब इंडिया में कौन कौन इंपॉर्टेंट आपके स्टॉक एक्सचेंज है? दो मेजर हैं, एक होता है आपका बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी। ठीक है, बीएससी जो है वो 1875 में इसको स्थापित किया गया था। और एक बात आपको याद रखनी है, देखो 1875 बहुत पहले की बात हो गई, तो ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसका पहले जो नाम था वो था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, अंग्रेजों के ज़माने का ये स्टॉक मतलब वो है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, बीएससी एशिया का सबसे पुराना 1875 में बना था। दोनों बॉम्बे में ही है, बीएससी और एनएससी दोनों। उसके बाद जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज था, इसको बनाया गया 1992 में, इसको रजिस्टर्ड किया गया 1992 में। निगमित करने का मतलब ये होता है रजिस्टर्ड करना कंपनी के रूप में। और एक्चुअल में जो काम प्रारंभ करता है ये 1994 से शुरू करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये याद रखनी है आपको कि ये भारत का पहला ऐसा एक्सचेंज था जिसने शुरू किया था कंप्यूटरीकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रणाली। जो आप आज के समय में कंप्यूटर से खरीद बिक्री करते हो, ऐसा नहीं है कि आप ढूंढोगे किसी को, किसके पास शेयर है रिलायंस का, उसको ढूंढोगे, आपका मन है खरीदने के लिए, तो फिर आप जाकर के उसको बोलोगे भाई तुम मुझे बेचो, फिर वो डिसाइड करेगा क्या करेगा, ठीक है, तब जाकर के आप खरीदोगे। ऐसा नहीं होता आज के समय में। आपके पास कोई भी स्टॉक ब्रोकर होगा, आप मोबाइल में इंस्टॉल करो या फिर कंप्यूटर के सहारे आप कर सकते हो, डीमैट अकाउंट अगर आपके पास है तो सीधे आप अपना बाय ऑर्डर लगाओ, कोई बेचना चाहता होगा तो आपको मिल जाएगा, वो कोई पता भी नहीं चलेगा आपको किसने बेचा। बहुत सारे लाखों जो ऑर्डर लगे रहते हैं, कोई सेल का लगा करके रखा है, कोई बाय का लगा करके रखा है, जिसका मैच कर जाता है उसको मिल जाता है। ठीक है, अगर आप खरीद बिक्री करते होगे तो आपको पता होगा क्या कार्य हैं स्टॉक एक्सचेंज के। तो सबसे पहला कार्य है तरलता को प्रदान करना मौजूदा जो प्रतिभूति है उसके लिए। जैसे किसी के पास अगर 100 रुपये का मान लो रिलायंस का स्टॉक है, मेरे पास है, मैंने रखा हुआ है इसको, मुझे 100 रुपये की ज़रूरत अचानक से पड़ गई, तो मैं क्या करूँगा, स्टॉक को जाकर के बेच दूंगा स्टॉक एक्सचेंज पे। यानी कि मुझे क्या मिल गया, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब कैश, ठीक है, पैसा मिल गया उसके बदले। चलो, तो अब मेरा काम बनेगा, कुछ काम होगा मैं कर लूँगा जाकर के। तो ये इंस्टेंट आपको लिक्विडिटी जो है वो प्रदान कर सकता है। फिर क्या है कि शेयरों के मूल्य का निर्धारण यहाँ पे होता है स्टॉक एक्सचेंज पे। कैसे होगा, बताया था मैंने आपको, डिमांड और सप्लाई के रूल पे होता है। जिस शेयर की डिमांड ज़्यादा होगी, मांग और मतलब कि आपूर्ति के नियम पे होगा। जैसे किसी शेयर है, रिलायंस का मान लो शेयर है, चलो इसी को ले रहे हैं तो इसी पे समझते हैं। रिलायंस के शेयर का डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। अभी 100 रुपये का शेयर था, बढ़ करके हो जाएगा आपका 110 रुपये, और डिमांड बढ़ेगी तो और बढ़ेगा, 120 हो जाएगा आपका। यानी कि जैसे ही शेयरों का मांग बढ़ेगा, उसका जो कीमत होता है वो भी बढ़ता है। जब शेयर की जो डिमांड है गिरेगी तो उसकी कीमत भी क्या होगी, गिरेगी। तो मूल्य का निर्धारण हमेशा याद रखना है कि जो मांग कितनी है, आपूर्ति कितनी है सामने, उस पर इसका डिपेंड करता है। ठीक है, ये स्टॉक एक्सचेंज पे सारा कुछ होता रहता है। वो आपको सीधे रियल टाइम में बिल्कुल दिखाएगा। आप कभी भी टर्मिनल खोल करके देखना, अगर होगा आपके पास वो ऐप तो। उसके बाद लेन देन की सुरक्षा, ये जो खरीद बिक्री हो रही है शेयरों की एक दूसरे के भी लोगों के बीच, तो क्या है, इसको थोड़ा सा सेफली हो, ठीक है, इसकी व्यवस्था करता है आपका क्या, स्टॉक एक्सचेंज। फिर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं इक्विटी कल्ट। इसको प्रसारित करने की कोशिश करता है, इसको बढ़ावा देने की कोशिश करता है। इक्विटी कल्ट क्या है, देखो ये इसका सिंपल मतलब, इक्विटी देखो यहाँ पे नाम लगा हुआ है,
इसका मतलब ये है कि वैसी परिस्थिति जहां पे लोग क्या करते हैं, अपना पैसा इक्विटी में यानी कि कंपनी के शेयरों में लगाने मतलब ज़्यादा लगाते हैं बाकी मतलब कि इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले से। सामने बॉन्ड भी आपका है, सामने डिवेंचर भी है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इक्विटी पे, कंपनी के शेयर्स खरीदने पे। ठीक है, वहाँ अपना पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस पूरे फिनोमिना को, इस पूरी प्रक्रिया को जो है, इस परिस्थिति को बेसिकली इक्विटी कल्ट कहा जाता है। बस इतना आपका ध्यान रखना है कि जब लोग इक्विटी को ज़्यादा खरीदेंगे तो इसका प्रसार करना आपका इसमें कुछ काम करता है। आपका स्टॉक एक्सचेंज शेयरों के प्रति आपका जागरूकता बढ़ाने की कोशिश करती है। वही इक्विटी कल्ट वाली बात है कि शेयरों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा, वो ज़्यादा जो है वो आपका इक्विटी वगैरह में पैसा लगाएंगे, इक्विटी कल्ट वगैरह बढ़ेगा, आपका प्रसारित होगा। फिर सट्टेबाजी होती है क्या उधर शेयर मार्केट में, सुना होगा आपने थोड़ा बहुत। यहाँ पे सट्टेबाजी देखो, थोड़ा सा आपको केयरफुली इस वर्ड का इस्तेमाल करना है। सट्टेबाजी जैसी चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे जो नियंत्रित होगी या फिर जो वैध है, बिल्कुल लीगल जो है, वही चीज़ यहाँ पे होगा। जैसे अगर आपको लगता है कि कोई शेयर का मार्केट मतलब कोई शेयर का जो प्राइस है अभी मान लो 100 रुपये पे है, रिलायंस ही ले लो, रिलायंस का भी कीमत 100 रुपये का है। आपको लगता है कि यार ये अभी ऊपर जाएगा, 120 का हो सकता है कल, या परसों 120 का हो जाएगा, आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, इसको खरीद लेते हो। अब क्या पता ऊपर जाएगा कि नहीं, ऐसा आपको लगा था, हो सकता है गिर जाए 10 रुपये, तो आपका नुकसान हो जाएगा। यानी कि सट्टे का मतलब ही वही होता है ना, स्पेकुलेशन होता है कि आपने थोड़ा अनुमान लगाया, उसके बाद आपने रिएक्ट कर दिया, उसको एक्चुअल आप नहीं जानते हो। तो ऐसा शेयर मार्केट में होता है, स्टॉक एक्सचेंज में होता है। इसके बाद ये सारी चीज़ें जब होती है तो ओवरऑल जो है ये देश के आर्थिक विकास में क्या करता है, योगदान देता है। लोगों को यहाँ पे पैसा, जैसे लिक्विडिटी लोगों को मिल रहा है, लोग अपना बचत जो है इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, थोड़ा लोगों को रिटर्न मिलता है, तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, ये देश के विकास में भी अपना क्या करेगा, योगदान देगा। ठीक है, लोगों को एक बचत को सही जगह पे लगाने की सुविधा प्रदान करता है। आपके पास 1 लाख रुपये सेविंग के रूप में है, आप ऐसे रखे रहोगे तो नुकसान होगा, आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिल रहा। बैंक में भी कितना मिलेगा आपको, 4% मिलेगा, एफडी रखोगे तो 6% मिलेगा, और कम ही मिलता है। तो आप क्या करो, अगर शेयर मार्केट में किसी में आपने लगा दिया, मान लो रिलायंस के शेयर में आपने लगा दिया, तो ये हो सकता है 10-12% का रिटर्न आपको मिल जाए। ऐसा पॉसिबिलिटी है, ज़रूर नहीं कि हो, नीचे भी जा सकता है ये, बट ये आपको संभावना प्रदान कर रहा है कि अपनी बचत को क्या कर सकते हो, अच्छे से ग्रो कर सकते हो। चलो, अब ये स्टॉक एक्सचेंज पे सूचकांक होता है, इंडेक्स होता है। ठीक है, ये क्या होता है समझो। देखो क्या है ना कि बहुत सारी कंपनियां हैं स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड। जैसे आप बीएसई पे देखोगे तो लगभग 5000 से ज़्यादा कंपनियां हैं। एनएसई पे देखोगे तो इस पर भी 2200 ऐसी कंपनियां, ये तो बढ़ती रहती है, लगातार संख्या बढ़ी रही है। इस पर ऐसा नहीं मान लेना कि 5000 इस पर मान लेना, 2000 इस पर मान लेना, नहीं। ये मैंने आपको बस एग्जाम्पल दिया कि इससे ज़्यादा है, ये बढ़ती रहेगी धीरे धीरे। तो अब क्या है कि एक एक कंपनी का प्राइस ऐसे ट्रैक करोगे तो बहुत दिक्कत होगा। जैसे अगर मुझे पता करना हो कि अभी स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का कैसा अच्छा चल रहा है कि ख़राब चल रहा है, या ओवरऑल इकोनॉमी कैसी चल रही है, अगर इसको शेयर मार्केट से समझना हो तो हम हर एक एक स्टॉक को पकड़ करके तो नहीं देख सकते ना। ठीक है, ये समस्या हो जाएगी। यानी कि सब पे अगर हम ट्रैक करने बैठे तो ये लगभग असंभव वाला काम है। इसको सुलझाने के लिए सूचकांक का कॉन्सेप्ट लाया गया है, इंडेक्स का कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसमें क्या करते हैं कि सारे, जैसे ये 5000 कंपनी है बीएसई पे, तो 5000 को यहाँ पे ट्रैक नहीं करेंगे। इसमें जो सबसे बड़ी कंपनियाँ होगी, टॉप कंपनियाँ होगी, जैसे टॉप 30 बीएसई में लिया जाता है, वो निफ्टी में क्या करेंगे, जो आपका एनएससी में 50 कंपनी, जो टॉप 50 कंपनियाँ होगी, उसको क्या करेंगे, आपका चुन लेंगे, उसका एक लिस्ट बनाएंगे, उसका जो मार्केट वैल्यूएशन होगा वो भी देखेंगे, कैसे कैलकुलेशन होता है वो भी समझ लेंगे। बस इतना समझ लो कि हम सारे कंपनियों को ट्रैक ना कर करके जो शीर्ष कंपनियां होती है, जो टॉप कुछ प्रदर्शन करने वाली कंपनियां होती है, उसका एक समूह बनाते हैं और उसके शेयरों की कीमत पर जो है वो नज़र रखा जाता है। अगर उसकी शेयरों की कीमत बढ़ रही है तो ओवरऑल जो मार्केट होगा, जो आपका सूचकांक होगा, वो आपका बढ़ेगा। जैसे सेंसेक्स है तो सेंसेक्स बढ़ेगा, निफ्टी में लिस्टेड है तो निफ्टी बढ़ेगा। ठीक है, अगर वो गिरेगा तो ओवरऑल क्या होगा, उसके जैसे उसके शेयर, जैसे रिलायंस का शेयर 100 रुपये का था, ऐसे ये बड़ी बड़ी कंपनी है रिलायंस, तो ऐसे ऐसे बहुत एक ग्रुप बना लेंगे कंपनियों का, तो ये 100 से अगर ऐसे सारी कंपनियों का जो इसमें होगी शामिल, 100 से 110 हो रहा है, तो ये क्या होगा, बढ़ेगा इसका आपका इंडेक्स। ठीक है, तो जैसे जैसे सूचकांक बढ़ता है ना, चाहे सेक्सेस बढ़े या फिर निफ्टी बढ़े, देखेंगे अभी आगे, इसका मतलब ये है कि बाजार अच्छा कर रहा है, कंपनियां अच्छा कर रही है, तभी तो लोग इसके शेयर को ज़्यादा खरीदेंगे कि यार इसका कल को प्रॉफिट अच्छा होगा तो डिविडेंड वगैरह मिलेगा, जो भी है। तो ओवरऑल बढ़ता है तो अच्छा माना जाता है इसको। ठीक है, तो सूचकांक क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो ओवरऑल पूरे के पूरे शेयर मार्केट में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सूचकांक का, स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स का जो है वो इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडेक्स है इंडिया के, तो बीएसई पे आप देखोगे तो सेंसेक्स है, और निफ्टी पे देखोगे तो आपका कौन, मतलब कि एनएसई पे देखोगे तो निफ्टी है। ठीक है, जैसे बहुत सारे आपके यहाँ पे ये इंडेक्सेस होते हैं,
जैसे सेंसेक्स में आप देखोगे तो सेंसेक्स आपका 500 है, सेंसेक्स 200 है आपका, सेंसेक्स स्मॉल कैप हो जाएगा, मिड कैप हो जाएगा, ये सारी होती हैं। लेकिन इसमें बीएससी मतलब बीएससी में ये सारे आपको मिलेंगे, लेकिन सबसे मेन वाला इंडेक्स कौन है? तो सेंसेक्स है। उसी तरीके से आप निफ्टी, ये जो एनएससी में जाओगे तो एनएससी के बहुत सारे इंडेक्स हैं, जैसे आपका निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी 500 हो गया, निफ्टी 200 हो गया, निफ्टी मिड कैप हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी आईटी हो गया, अलग अलग सेक्टर का। लेकिन सबसे मेन इसमें प्रमुख आपका इंडेक्स कौन है? एनएससी पे तो निफ्टी है, बीएससी पे कौन है? सेक्सेंस है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं थोड़ा थोड़ा करके। सेक्सेंस देखो एक शॉर्ट फॉर्म है, पूरा नाम इसका क्या है? सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसिटिव इंडेक्स को शॉर्ट में बना दिया गया है सेंसेक्स। हिंदी में बोल दो संवेदी सूचकांक। नाम सुनते भी होगे कि संवेदी सूचकांक बढ़कर कितना हो गया, या फिर सक्सेस बढ़कर कितना हो गया, गिरकर कितना हो गया। ये किस स्टॉक एक्सचेंज पे है? तो बीएससी पे है, बताया मैंने आपको। इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो इंडेक्स है इसमें कितनी कंपनियां शामिल होती है? तो 30 शामिल होती है। जो 30 टॉप कंपनीज है, कहाँ पे? ये आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड, उसके शेयर प्राइसेस को क्या करेगा? ये ट्रैक करेगा। ठीक है, और जब ये 30 की 30 कंपनियों के प्राइसेस आपका बढ़ते हैं, मतलब ओवरऑल एक मीन के रूप में जब एवरेज बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि 30 का प्राइस रोज बढ़ेगा, नहीं, उसमें 20 का बढ़ा होगा प्राइस, आपका 10 का कम होगा, या फिर किसी दिन 20 का घट गया होगा, 10 का ऊपर चला गया होगा। तो एवरेज के ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, उसको देख करके हम बोलेंगे कि ये जो आपका सेंसेक्स है ये ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। ठीक है, इसको 1986 में लॉन्च किया गया था। अगर आपको डेट वगैरह याद रखना है तो रख सकते हो। निफ्टी किसको बोलेंगे? तो निफ्टी भी शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पूरा नाम नेशनल 50, राष्ट्रीय 50 बोल सकते हो उसको। ठीक है, नेशनल 50 आप याद रखना। इस दोनों शब्द को मिला करके शॉर्ट में बना दिया गया आपका निफ्टी, नेशनल 50 को। देखो नाम में 50 लगा हुआ है। पहले किस स्टॉक एक्सचेंज का है? तो एनएससी पे है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है ये, है ना। और 50 लगा रहने का मतलब क्या है कि ये 50 जो टॉप कंपनियां होती है एनएससी पे लिस्टेड, उसका जो प्रदर्शन कैसा रहा है, उसका शेयर ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, उसको क्या करता है? ये मेजर करता है ये इंडेक्स। तो सब इंडेक्स है दोनों, सेंसेक्स और निफ्टी। क्लियर? ये जो आपकी कंपनियां यहाँ पे होती है, या तो 30 हो बीएससी में, या मतलब कि सेंसेक्स में, या तो 50 हो आपके इसमें जो निफ्टी वाले में, ये सब अलग अलग सेक्टर से होता है। ऐसा नहीं कि सारा आईटी सेक्टर का हो जाएगा, सारा ऑटोमोबाइल सेक्टर का हो जाएगा, नहीं। हर अपने जो भी आपका सेक्टर से अर्थव्यवस्था में, चाहे आईटी हो जाए, चाहे ऑटोमोबाइल हो जाए, चाहे बैंक हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, उसकी जो टॉप रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो टॉप से कंपनीज होगी, जैसे बैंकिंग में आपका रिलायंस हो गया, आपका ये एचडीएफसी हो गया, उसके बाद आईटी में आपका टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सारी कंपनियां हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग सेक्टरों से ये जो 50-30 कंपनियां होती है, वो सब अपने अपने सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, उसके लीडर्स होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मान लेना कि एक ही सेक्टर से हो, नहीं। और ये जो 30 कंपनियां होगी या फिर 50 कंपनियां होगी, ये मार्केट का जो आपका जैसे बीएससी है, फिर ये आपका एनएससी है, इसका जो टोटल मार्केट कैप होता है ना, सभी कंपनियों को अगर आप मिला दो, तो उसका ज़्यादा बड़ा हिस्सा ये अकेले जो 30 या 50 कंपनियां होती है वो रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए इन टॉप कंपनियों को रखा जाता है। बाकी जो छोटी छोटी कंपनियां होगी उससे ज़्यादा, सबको मिला दो तो उससे ज़्यादा ये 50 कंपनी अकेले है। ये जो 50,000 कंपनी, आपको 50,000 नहीं बोला ना कि 5,000 आपका बीएससी में लिस्टेड है, 2,000 से ज़्यादा आपका एनएससी में लिस्टेड है, तो इसी सिर्फ 50 कंपनियों को आप निकाल लोगे ना, तो लगभग 50% हिस्सा जो है वो इसी का बन जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर निकालोगे। तो मार्केट कैप क्या होता है अभी बताता हूं आपको। ठीक है, या 30 कंपनी जो है लगभग आधा हिस्सा यही आपका कवर कर लेगा 50,000 कंपनियों में। चलो समझते हैं इसको और अच्छे से, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट किया जाता है, निफ्टी ले लो या फिर सेंसेक्स, कोई भी इंडेक्स अगर आपको निकालना हो, तो जो भी उसमें कंपनी है, जो भी इंडेक्स में 50 कंपनी 30 कंपनी, हम देखेंगे कि उसका मार्केट कैप कितना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। कंपनी ये जो बाजार पूंजीकरण है, ये क्या होता है भाई? तो देखो जितने शेयर कंपनी ने जारी किए होंगे, एक शेयर की कीमत लिखो इधर, मान लो कि एक शेयर की कीमत रिलायंस की 100 रुपये है। अब रिलायंस ने ऐसे कर करके 1 लाख शेयर जारी किए हैं, 1 लाख, तो इसको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 करोड़ आ जाएगा। यानी ऐसे में रिलायंस का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया वो हो गया 1 करोड़ रुपये। यानी कि जो वैल्यूएशन आप समझ सकते हो कि इतनी वैल्यूएशन है बाजार में इसकी। ठीक है, तो ये वैल्यूएशन के बेसिस पे क्या करेंगे, इसको हम लोग मेजर करते हैं। वैसे सारे कंपनियों को आप निकाल लो, जो भी सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं, आपका ये निफ्टी में ये 50 कंपनियां हैं। अब क्या है कि अगर ये इसकी कीमत बढ़ रही है इनके शेयरों की, तो उसका मार्केट कैप भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब मार्केट कैप इन 50 कंपनियों का या 30 कंपनियों का बढ़ेगा, तो पूरा का पूरा जो इंडेक्स होता है ना, वो आपका ऊपर जाता है। जब इसका कीमत गिरेगा तो इसका जो मार्केट कैप है वो भी गिरेगा, तो पूरा का पूरा जो इंडेक्स है वो भी क्या होगा? आपका नीचे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट कैप निकाला जाता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है,
ऐसा नहीं कि आप यही वाला चिपका दो कोई पूछे तो, या फिर एग्जाम वगैरह में नहीं। यहाँ पे जब गणना करते वक्त ध्यान देंगे कि जो फ्री फ्लोट यहाँ पे आपका कैपिटलाइजेशन होगा, देखो मान लो कि रिलायंस है ना, तो रिलायंस ने 50% शेयर मार्केट में जारी किए हुए हैं। 50% जो हिस्सा है ये प्रमोटर के पास ही है। प्रमोटर का मतलब क्या होता है? प्रमोटर का मतलब मालिक। जैसे अंबानी साहब ने इसको शुरू किया, मोटा भाई ने, तो वो प्रमोटर हो गए इसके। तो 50% शेयर जो है वो लॉक है, इसको बेचा, अभी मार्केट में निकाला ही नहीं है, ठीक है। तो हम इस 50% जो मार्केट में शेयर नहीं आया, उनके प्रमोटर के जो पास है बेसिकली शेयर अपने हिस्से में रखा हुआ है, उसको नहीं करेंगे, गिनेंगे। ये जो 50% जो जारी, जैसे 1 लाख शेयर मान लो रिलायंस के पास है, अभी इस 1 लाख में सिर्फ और सिर्फ 50,000 ही जारी हुए हैं, तो हम 50,000 को ही यहाँ पे गिनेंगे। मान लो कि एक का वैल्यू आपका कितना था, 100 रुपये था, तो 50,000 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 लाख रुपये हो जाएगा। तो ऐसे में जो 50 लाख होगा वही मार्केट कैप को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। यानी कि वो शेयर जो लोगों के हाथ में है, पब्लिक ट्रेडिंग के लिए जो उपलब्ध हैं, उसी शेयर का वैल्यूएशन निकालेंगे और उसके आधार पे आपका ये इसकी गणना करते हैं, ठीक है। तो मार्केट कैप का कॉन्सेप्ट ये हो गया, इस तरह से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। हालांकि मैं बताने का तो बहुत बता सकता हूँ, लेकिन वो सब फिर आपको टेक्निकल चीज़ें जानना उतना ज़रूरी नहीं, एग्जाम के हिसाब से वही इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।